नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग सर अशोक। शंभू। हाँ, कैसे हो शंभू? सब अच्छे हैं सर, आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ। यस सर। मैं अशोक, श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी उपस्थित शिक्षक और शिक्षा से जुड़े विभूतियों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने शिक्षा में अनुभव की क्या उपयोगिता है उस पर जब बातचीत की। हमने कल जो कुछ डिस्कस किया संक्षिप्त में मैं उसे 2 मिनट में रिपीट करना चाहता हूँ। मैंने बताया कि उपदेश क्या होते हैं, अर्थात वो शब्द जो बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे धार्मिक लोग, बहुत सारे ऋषि और मुनि, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार, वो सब उपदेश देते हैं, लेकिन उनकी सत्यता और प्रामाणिकता आज तक साबित नहीं हुई है। देखने में निश्चित रूप से अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता, उनकी सत्यता आज तक साबित नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक उपदेश वो हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, उन अनुभवी व्यक्तियों के लोगों के द्वारा दिए गए, जो जो जिनका सत्यापन किया है, चाहे वो प्रयोगशाला में किया हो, चाहे वो अनुभव के आधार पर किया। उसके बाद हमने बताया कि किसी भी सैद्धांतिक उपदेश की सत्यता साबित करने के लिए या उसकी प्रामाणिकता साबित करने के लिए हम प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करते हैं। और जो भी उस वैज्ञानिक ने, जिस व्यक्ति ने सैद्धांतिक उपदेश दिया है, उसके आधार पे जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम सत्य पाते हैं, हम उसकी प्रामाणिकता पाते हैं कि वो सही है। लेकिन हमने ये बताया कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए केवल सैद्धांतिक उपदेश सुनना ही उपयुक्त नहीं है या पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका प्रयोगशाला में सत्यापन भी आवश्यक है। इसके बाद अगर अनुभव से नहीं किया गया, अगर बच्चे को उससे अनुभव नहीं कराया गया, तो भी ज्ञान अधूरा है। इसलिए अगर किसी बच्चे को संपूर्ण ज्ञान देना है तो उसे सैद्धांतिक उपदेश की थ्योरी तो बतानी ही पड़ेगी, लेकिन प्रयोगशाला में उसे सिद्ध करके भी दिखाना पड़ेगा कि ये इस तरह से जो सैद्धांतिक उपदेश है वो प्रयोगशाला में जो सत्यता की कसौटी है उस पर सही उतर रहा है। और अगर हम उसे अनुभव भी करा दें तो निश्चित रूप से वो ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। और हमने ये भी बताया था कि प्रयोगात्मक प्रशिक्षण में, प्रयोगात्मक अध्ययन में और अनुभवात्मक अनुभवों के आधार पर जो अध्ययन है, अनुभवात्मक जो अध्ययन है, उसमें कोई विवाद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के लिए संपूर्णता का काम करते हैं। इन विषयों पर कल हमने मुख्य रूप से आपके साथ चर्चा की थी। आज अनुभव का थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, उस पे हम आपके साथ चर्चा करते हुए फिर गतिविधि आधारित प्रशिक्षण क्या है उस पे आपके साथ चर्चा करेंगे। दुनिया का कोई भी पक्षी, कोई भी पशु अपने बच्चों को जो शिक्षा देता है वो अनुभव के आधार पर देता है, क्योंकि उसके पास ना बुक है, ना भाषा है, ना कोई संचय है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए या एक पक्षी से दूसरी पक्षी तक पहुंचाने के लिए उनके पास शब्द नहीं है, और शब्द भी हों तो वो ऐसे शब्द हैं जिनका जो संचय है, जो मात्रा है, वो बहुत थोड़ी है। जैसे कुछ पक्षी कुछ तरह की आवाज निकालते हैं, कुछ पशु कुछ तरह की आवाज निकालते हैं, और वो एक संदेश भेजते हैं कि आज खतरा है या खतरा नहीं है। या किसी को नर और मादा एक दूसरे को रिझाने के लिए कुछ तरह की आवाज निकालते हैं, तो वो भी उन दो पक्षियों के बीच की ही भाषा हो सकती है, अन्य पक्षियों के बीच की भाषा नहीं हो सकती। हाँ, कुछ पक्षियों की आवाज हमें मधुर लगती है, जैसे कोयल की आवाज हमें मधुर लगती है, वो हमें मधुर लगती है, वो हमारा मसला है, उसका नहीं है। उसकी तो जो भाषा है वो बोल रही है, वो जो संदेश देना चाहती है वो दे रही है, लेकिन उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है कि हमें वो सुनाने के लिए बहुत मधुर बोल रही है। लेकिन वो अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को निश्चित रूप से अनुभव के आधार पे ही शिक्षा देती है। इसके अलावा उसके पास कोई थ्योरी नहीं है, कोई सैद्धांतिक उपदेश नहीं है, कोई प्रयोगशाला नहीं है।
इट मीन्स जो मूल रूप से शिक्षा का आधार है वो तो अनुभव ही है। क्यों? क्योंकि तमाम पक्षी, तमाम पशु, तमाम जीव, छोटे से बड़े तक हर जीव अपनी अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अनुभवों के आधार पर ही शिक्षा देता है। जैसे एक बहुत रोचक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने देखा हो कि हाथी को पकड़ा कैसे जाता है। बहुत सारे जो लोग हाथी पालते हैं उन्हें जंगल में जाके वो हाथी को पकड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उस पे कुछ लकड़ी की बल्लियां टाइप जो है लगा देते हैं और उसे मिट्टी से खूब अच्छे से ढक के और उसके ऊपर कुछ घास फूस डाल देते हैं। वो भी घास फूस हरी, कुछ पौधों के टहनी या कुछ इस तरह के। तो वो बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता ऊपर से कि जैसे यहाँ कोई गड्ढा होगा। हाथी के झुंड आते हैं, अपनी मस्ती में आते हैं, अपने प्रमोद में आते हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़ करते आते हैं। और बाई दी वे गलती से कोई हाथी अगर वहां चला गया जहां गड्ढा था तो बल्लियां टूट जाती हैं और गड्ढे में हाथी चला जाता है। फिर हाथी को वो झुंड 1-2 दिन 4 दिन तो उसकी रक्षा करता रहता है, वहीं बैठे रहते हैं, वहीं इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई आएगा, और पूरी कोशिश भी करते हैं उसे निकालने की, लेकिन वो गड्ढा इतना गहरा होता है कि वो निकाल नहीं पाते उसे। इसलिए फिर थक के हार के कई बार हाथी छोड़ के चले जाते हैं। और जब छोड़ के चले जाते हैं तो शिकारी फिर क्या करता है कि हाथी कमजोर हो चुका है, उसे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, तो फिर जाके उसे अपने काबू में करते हैं वो, और काबू से करके फिर सीढ़ियां नुमा कुछ ढलान बना के उस हाथी को बाहर निकाल के कैद कर लेते हैं और अपने घर ले आते हैं और उसे पालते हैं या जो भी कुछ करते हैं। अब ये जो हाथी को गिरने का जो चांस उसे हो गया, उससे वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि अब अगर वो 10 मीटर दूरी पे भी गड्ढा है तो उस गड्ढे के कारण जो पृथ्वी में वाइब्रेशन चेंज हुआ उसे वो एहसास करने लगता है। वो इतना सतर्क हो जाता है। खासकर जो मादा हाथी है, जो हथनी है, वो अपने के बच्चे के जब लालन पालन करती है तो सबसे महत्वपूर्ण वो यही सिखाती है कि सबसे खतरनाक अगर कोई इस दुनिया में है तो वो मनुष्य है, और मनुष्य से बच के रहना है, मनुष्य की चालों से बच के रहना है, उसका शिकार नहीं होने का। शेर आपसे अगर अटैक करेगा तो आमने सामने का युद्ध तो होगा, कम से कम दोनों की शक्ति का निर्धारण तो होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन मनुष्य इस चालाकी से पशुओं को कब्जे में करता है, पक्षियों को कब्जे में करता है, वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो हथनी क्या करती है अपने बच्चे को सिखाने के लिए, वो अपने अगले पैरों के बीच में उस बच्चे को लेके चलती है और उसे दोनों तरह की ट्रेनिंग देती है। उसे ट्रेनिंग देती है कि जैसे जैसे मैं चलती हूं उससे जो वाइब्रेशन होता है वो तेरे पैर में भी वाइब्रेशन होगा। अगर अगली जमीन खोखली है तो उससे वाइब्रेशन जो चेंज होगा उसे एहसास कराती है कि देखो बेटा, अब देखो वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, आगे कुछ ना कुछ लफड़ा है, कोई गड्ढा है, कुछ ना कुछ खाली स्थान है जहां हम धस सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा वजन के जीव हैं, इसलिए हमें धरातल जो है मजबूत चाहिए। इसलिए अगर जरा भी खोखली जमीन है जहां धसने की बात हो सकती है, कहीं दलदल है, कुछ है, तो जो वाइब्रेशंस चेंज होती हैं वो पैरों की आहट से सेंसेशन के आधार पे उसे बच्चे को सिखाती है। और ये जो पौधा पड़ा है ये अभी का टूटा है, ये बासी है, ये किसी ने डाला है या ऑटोमेटिक टूट गया है, या पृथ्वी में गंध कैसी है, कोई जमीन खाली नहीं है, या कोई वनस्पति गड़बड़ है, ये तमाम उसे सूंघ के बताने का प्रयास करती है और उस बच्चे को ट्रेंड करती है अपने संरक्षण में, अगले दोनों पैरों के बीच उसे रखती है। और फिर एक दिन जब वो निपुण हो जाता है तो फिर उसे स्वतंत्र कर देती है कि तो अपना घर गृहस्थ बसा सकता है, अपना जंगल नियुक्त कर सकता है, आप जहां जैसे रहना चाहे वैसे रह सकता है, झुंड में एक साथी की तरह रह सकता है, फिर अधिपत्य अपना छोड़ देता है। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं
कि मनुष्य 50 साल का भी बेटा है ना, उसे भी अधिपत रखना चाहता है, उसकी भी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद रहता है, क्योंकि उसने अनुभव के आधार पर शायद उसे शिक्षा नहीं दी। उसने अपने कोई एहसास नहीं किया है कि जो मेरे पास जीवन के अनुभव थे वो मैंने सब अपने बच्चे को बांट दिए। अगर वो सारे अनुभव बांट देता हाथी की तरह, तो फिर उस बच्चे को स्वतंत्र छोड़ सकता था। बहुत सारे पक्षी अपनी चोंच से उसे दाना खिलाते हैं, लेकिन जब वो बच्चा एक दिन जवान हो जाता है तो उसे घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं अब तो खाने कमाने लायक हो गया, जाके अपना विचरण करो और अपना जीवन यापन करो। जिस दिन तक वो समर्थ नहीं होता तब तक अनुभव की शिक्षा हर पक्षी और हर पुरुष, हर पशु वो देता है। अनुभव से कैसे सीखते हैं लोग, उसका एक बहुत सटीक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आपने कभी देखा हो कि जब बच्चा पहली बार चलता है, जब पहली बार चलता है तो मां का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। सारे परिवार के सदस्य उस दिन खुशी मनाते हैं, मेरा बच्चा पैदल चला। कई बार माँ उसे सिखाते भी है उंगली पकड़ के, लेकिन जब कभी भी देखना, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो क्या करता है कि वो कोई सहारा लेके खड़ा होता है, और कुछ दूरी पे जब माँ तालियां बजा के उसे गोद के हाथ बढ़ाती है कि आओ बेटा मेरे पास, तो उस स्थान को छोड़ के, उस सहारे को छोड़ के माँ की तरफ जो है चलना शुरू करता है। और वो जो 3 कदम हैं बच्चे के, वो उसके जीवन की शुरुआत। अगर आज आपसे कोई कहे कि आप पैदल चलना भूल जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पैदल चलना भूल सकते हैं। या आप बीमार हो जाएं और 6 महीने तक बाय द वे आप चारपाई पर रहें, बिस्तर पर रहें, और 6 महीने के बाद फिर आप लगे कि यार मैं तो चलना ही भूल गया, मैं कैसे चलूं, क्योंकि वो अनुभव के आधार पे आपने सीखा है। ऐसे ही साइकिल चलाना है, स्कूटर चलाना है, गाड़ी चलाना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब साइकिल चलाना है, बचपन में बच्चा साइकिल चलाना सीख लेता है। कई बार जब वृद्ध होने लगता है, तो जैसे मेरा ही उदाहरण है, मुझे पता नहीं कितने दिन हो गए हैं सड़क पे साइकिल चलाए हुए। घर में तो डेली साइकिल चलाता हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रेरित कर सकूं कि मैं 65 साल की उम्र में भी अभी भी 300-500 पैडल मारता हूँ साइकिल में। लेकिन सड़क पे साइकिल चलाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस दिन मेरे साइकिल हाथ में आएगी और मुझे चलाना पड़ेगा या मैं चलाना चाहूंगा, तो मैं निश्चित रूप से साइकिल चला सकता हूँ कि मैंने साइकिल सीखी है अनुभव के आधार पे। वो सैद्धांतिक आधार के आधार पर नहीं सीखी है, बल्कि उसे अनुभव में उतारा है। अनुभव, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं कि कोई व्यक्ति आपको बताए कि गाड़ी कार आपको ऐसे ऐसे चलानी है, ये इसका स्टीयरिंग होता है, ये ब्रेक होता है, ये होता है, ये वो होता है, सब कुछ सिखा दे और कह दे कि गाड़ी चला के ले जाओ, आप चला के नहीं ले जा सकते हो। निश्चित रूप से उसे आपके साथ बैठना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है, आपके अनुभव में उतारना पड़ता है, आपके पैरों के मोशन को अनुभव में उतारना पड़ता है। और एक बार जब आप सीख जाते हैं तो फिर सदैव के लिए सीख जाते हैं। बीच में अगर आप छोड़ भी दें 1-2 साल के लिए, तो भी आप 1-2 दिन में फिर उसी पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि अनुभव के आधार पे आपने सीखा है। और अनुभव के आधार पे आदमी या पशु या पक्षी ऐसी ऐसी बातें सीख लेते हैं जो आपको बहुत आश्चर्य होगा। कैसे? आपको आश्चर्य होगा कि बिल्ली अगर 2 मंजिल से गिरेगी तो मरने के चांसेस काफी, लेकिन अगर बिल्ली 10 मंजिल से गिरेगी तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें बिल्कुल आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है कि 2 मंजिल से गिरे तो बिल्ली बच जाए, वो मर जाए, और 10 मंजिल से गिरे तो बिल्ली बच जाए। हाँ दोस्तों, ऐसा ही है। क्योंकि जब बिल्ली किसी भी ऊंचाई से गिरती है तो वो पलट के किसी भी पोजीशन में वो गिरे, लेकिन पलट के जो जमीन है वहां तक वो ऐसे पहुंचना चाहती है, जस्ट लाइक ए हवाई जहाज। अब जब 2 मंजिल से गिरती है तो उसे उस पोजीशन में आने में समय जो लगता है वो समय उसे गिरने में नहीं मिलता।
इसलिए वो उस पोजीशन में गिर जाती है जिस पोजीशन में वो गिरना शुरू हुई थी। अब मान लो सिर के बल गिरना शुरू हुई थी तो वो पलट ही नहीं पाई, अपने को पोजीशन में ही नहीं ले पाई, इसलिए नीचे हिट कर जाता है उसका सिर और वो मर जाती है। लेकिन जब 10 मंजिल से गिरती है तो निश्चित रूप से उसे इतना समय मिल जाता है कि वो अपने को समायोजित कर सके और वो पोजीशन ले लेती है इस तरह से। और जब पोजीशन ले लेती है तो आके जमीन पे ऐसे टिकती है जैसे एरोप्लेन टिकता है या हेलीकॉप्टर टिकता है, और वो अपने को बचा के ले जाती है। क्योंकि जब वो हाथ और पैर इस तरह से फैलाती है तो वो एक पैरासूट का काम करता है, फिर उसका शरीर उसमें हवा भर जाती है और वो आराम से आके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आराम से टिक जाती है, लेकिन जो झटका लगता है उसे झेलने में समर्थ होती है बिल्ली। ये किसी सैद्धांतिक उपदेश में नहीं था उसके लिए। बिल्लियों के यहाँ कोई स्कूल नहीं होता है कि कोई बिल्ली उसे पढ़ा रही हो बच्चों को कि आप ऐसे ऐसे करना। ये सब अनुभव के आधार पे अपने बच्चों को सिखाया होगा बिल्ली। तो मैं केवल और केवल ये बात सिद्ध करना चाहता था, मैं बात ये स्थापित करना चाहता था कि अनुभव के आधार पे जो शिक्षा दी जाती है वो निश्चित रूप से स्थायी तो होती है, लेकिन हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सैद्धांतिक उपदेश जो है, जितनी थ्योरी है, जितनी साइंटिस्टों ने हमें बताया है, उसे हम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला में अगर सिद्ध करके सत्यापित कर सकते हैं तो अपने जीवन में अनुभव के आधार पे ही उतार सकते हैं और अपने जीवन में उसे बेहतर बनाने के, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि व्यक्ति कैसे अनुभव कर सकता है, कैसे सेंसिटिव हो सकता है। आपके जीवन में जितनी घटनाएं घट रही हैं, शायद एक ही घटना लाखों लोगों के जीवन में समान रूप से घटती है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे अनुभव में उतार के उसके सैद्धांतिक उपदेश बना देता है, और कुछ लोग उसे एक साधारण बात समझ के पूरे जीवन वैसे ही जी जाते हैं। जो लोग उसे साधारण नहीं मानते, उस पर विचार करते हैं, निश्चित रूप से उन्हें ही दुनिया जानती है। जैसे जेम्स वाट की बात हम लें, कोई घर ऐसा होगा, कोई कबीला ऐसा होगा, कोई झोपड़ी ऐसी होगी जहां पानी नहीं उबलता हो। सब पानी उबालते हैं ना, भगोने में ढक्कन रख के सब पानी उबालते हैं। लेकिन जेम्स वाट ने जब देखा कि पानी जब उबल रहा है तो ढक्कन वो उस पे फुदक रहा है, ढक्कन ऊपर नीचे जा रहा है, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, तो जेम्स वाट ने कहा यार ये पानी से वाइब्रेशन कैसे हो सकती है। तो उसने उसके ऊपर थोड़ा सा और वजन रख दिया। थोड़ी देर तो ढक्कन नहीं फुदका, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो फुदकने लगा। तो उसने कहा यार इसने तो ये, मैंने 250 ग्राम इस पे वजन रखा था, 250 ग्राम वजन को भी उछाल दिया इसने। तो उसने 500 ग्राम वजन रख दिया और फिर पानी उबालना शुरू किया। उसने 500 ग्राम को भी उछाल दिया, तो फिर उसने और बढ़ाना शुरू किया, उसने 1 किलो किया, तो 1 किलो को भी जो है उसने उछाल दिया। तो उसने कहा यार इसमें भाप में तो बड़ी ताकत है, और इस ताकत का तो कन्वर्जन किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। और आज जो रूपांतरण हुआ भाप से, उससे रेल भी चली, जिसमें पीछे सैकड़ों डब्बे होते हैं, उसे खींच के ले जाते हैं। और भाप से बहुत सारी चीजें जो है इजाद हुई। जेम्स वाट के जीवन में भी इसलिए घटा कि उसने उसके प्रति संवेदनशील था। तो हम अगर संवेदनशील होके, तो प्रकृति और समष्टि हमें सब कुछ देती है सिखाने के लिए। पशु और पक्षी और जीव हमारे सब शिक्षक हैं, वो सब प्रकृति से लेके हर प्रकृति की चीज हमारे लिए शिक्षक हैं। आपको अचानक एक बात मेरे याद आ गई कि एक दिन मैं आयुर्वेद के बारे में पढ़ रहा था। आयुर्वेद के बारे में पढ़ रहा था तो लेखक ने एक बहुत सुंदर बात कही जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसने कहा कि हमारे जो ज्ञाता थे आयुर्वेद के, उसने कई लोगों का उसमें नाम लिखा। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है
कि प्रकृति में लाखों तरह के, करोड़ों तरह के वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, पौधे हैं, सब चीजें हैं। उन सब का अनुसंधान करने के बाद प्रयोग किया गया हो, और प्रयोग करने के बाद जो है उससे निकाला गया हो कि इसका तत्व क्या है, इसे कहां कैसे किस रोग में यूज किया जा सकता है। तो फिर मेरे भी मन में क्वेश्चन आया, आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि अगर प्रयोग नहीं किया गया, अगर उन वनस्पतियों पे प्रयोग नहीं किया गया, तो आखिर ऐसा क्या किया गया है कि हर वनस्पति के गुण और दोष जो है वो उन्होंने लिख दिए, एक पूरा ग्रंथ बन गया आयुर्वेद का। तो उसने बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि वो वैद्य जिन्होंने हमें वो सब ग्रंथ दिए हैं, वो इतने सेंसिटिव थे कि वो पौधे से बात कर सकते थे। वो पौधे के जाके पास बैठ जाते थे और पौधे से पूछते थे तेरे में क्या गुण है और क्या दोष। आपको बहुत अटपटी लग रही होगी ये बात, मुझे भी अटपटी लगी थी जब मैंने पढ़ा। मैं भी उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा था कि हाउ इट इज पॉसिबल कि पौधे से बात की जा सकती। लेकिन जब मैंने एक दिन ये पढ़ा कि कोई माली जब पौधे पे फूल तोड़ने के लिए जाता है तो पौधा अलग तरह की वाइब्रेशन दिखाता है, और जब वो फव्वारा लेके पानी देने जाता है तो अलग तरह की वाइब्रेशन दिखा सकता है। तो अगर वाइब्रेशन अलग अलग दिखा सकता है माली के मनोभावों को देख के, तो वो किसी वैद्य से, जो आयुर्वेद के उत्पादक थे, जो जिन्होंने उसकी उत्पत्ति की, संस्थापक थे जो लोग, उनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से बातचीत कर सकते। तो ये सेंसेशन का मसला है। तो अनुभव के आधार पे अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, और अनुभव के आधार पे आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, तो हमें संवेदनशील बनना पड़ेगा। संवेदनशील बनते ही जो बहुत सामान्य घटनाएं हैं वो हमारे लिए विशेष घटनाएं हो जाती। आर्किमिडीज की बात अगर हम करें, पानी के टब में तो सभी दुनिया नहाती है, आप भी नहाते हो, हम भी नहाते हैं, बच्चे भी नहाते हैं, पहले भी नहाते होंगे लोग। आर्किमिडीज ने ही वो सिद्धांत क्यों निकाला? जब वो टब में जाके बैठता था तो निश्चित रूप से पानी बाहर आता था। रोज उसके मन में एक प्रश्न उठता था कि ये जो पानी बाहर निकलता है इसका मेरे शरीर से क्या संबंध है? रोज कुछ ना कुछ सोचता था, रोज कोई माप तोल करता होगा, रोज कुछ ना कुछ देखता होगा, लेकिन उसका क्वेश्चन हल नहीं हो रहा था। लेकिन जिस दिन उसका क्वेश्चन हल हुआ तो प्रफुल्लित होकर भाग गया, नंगा ही भागने लगा और कहने लगा कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। यानी कि उससे फार्मूला मिल गया कि हमारे वजन में जितनी कमी होती है, उसके हम जब उसमें पानी में बैठते हैं तो हमारे शरीर के वजन में जितनी कमी होती है उसके इक्वल पानी बाहर निकलता है। ये सेंसेशन के आधार पे था। तो मैं जस्ट एक बात बताना चाहता था कि हमें अगर अनुभव जीवन में प्राप्त करने हैं तो हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, और अगर हम सेंसिटिव हैं तो अगली पीढ़ी के लिए, चाहे हम अभिभावक हैं चाहे शिक्षक हैं, हम उस सेंसेशन के आधार पे ही उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। ये अनुभवात्मक प्रशिक्षण के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते थे, और हम ये स्थापित करना चाहते थे कि अगर वास्तव में कोई ज्ञान है, श्री विवेकानंद जी के उस तथ्य को, उस कथन को हम सत्यापित करना चाहते थे, जो उन्होंने कहा था कि केवल अनुभव ही ज्ञान है, बाकी तो सब जानकारी। और जानकारी आपके जीवन में जानकारी ही बन के रह जाती है, वो कभी ज्ञान में परिवर्तित होकर आपके जीवन को सफल और सुफल नहीं बना सकती। एक मेन चीज जिस पे हम बातचीत करना चाहते थे वो हम जरूर आपको बताना चाहते हैं। कल हमने एक उदाहरण दिया था कि अगर प्रयोगशाला में हम पानी बनाना चाहते हैं तो हम H2 के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलाएंगे तो पानी बन जाए। ऐसे ही बहुत सारे सैद्धांतिक उपदेश, बहुत सारे वैज्ञानिक साइंटिस्टों ने जो हमें दिए हैं, उन्हें हम प्रयोगशाला में स्थापित कर लेते हैं। अब जब हम प्रयोगशाला में स्थापित करते हैं तो हमारे पास 3 चीज होती हैं। एक चीज होती है कि जो प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, यानी कि मनुष्य, मैन। एक प्रयोगशाला में जो मटेरियल है जिस पे हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि मटेरियल। और तीसरा होता है प्रोसेस,
कि हमें ये बताया गया कि आप ऐसे 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 करेंगे तो आप जो है ये आपको प्रतिफल मिलेगा, ये परिणाम मिलेगा। आप इतनी चीजों को मिलाएंगे, इस टेम्परेचर पे मिलाएंगे, आप हिलाएंगे, इतने देर तक हिलाएंगे, ये आपको परिणाम मिलेगा, और वो परिणाम हमें प्रयोगशाला में मिलता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पूरे संसार में 90% से भी ज्यादा खोजें इस बात पे हुई हैं जब बच्चे को प्रयोगशाला में तो घुसा दिया गया। देखो, मैन तो होगा ही, जो प्रयोग करेगा वो कोई बच्चा हो या बड़ा हो, मैन तो बदला नहीं जा सकता, मैन तो जू का तू रहेगा, और जो मटेरियल है वो भी जू का तू रहेगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो नहीं बताया जाता। वो चाहे अनुशासन कराना हो क्लास में या कोई प्रयोग कराना हो, हमें प्रोसेस नहीं बताना है बच्चे को। अगर आप चाहते हो कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का संपूर्ण विकास हो, बच्चा वास्तव में वो सीखे जो जीवन में उसके काम आएगा, बच्चे में स्थायी ज्ञान और तर्कपूर्ण ज्ञान का की उत्पत्ति हो, तो हमें उसे प्रोसेस नहीं बताना। और अगर हम प्रोसेस नहीं बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा हम नहीं बताएंगे कि तुम्हें किस मात्रा में मिलाना है, तो वो पानी क्यों बुलाएगा, H2O2 गैस भी बनाएगा, कुछ और बनाएगा, कुछ और बनाएगा। और जब वो बनाएगा तो फिर उसकी समझ में आएगा कि मास्टर जी ने तो मुझे बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनता है, अरे ये तो पता नहीं क्या क्या बन गया। आप अगर टंगस्टन की बात करें जिससे बल्ब जलता है, उस धातु को प्राप्त करने से पहले 99 बार साइंटिस्ट फेल हुआ, वो टंगस्टन नहीं बना पाया। और जब किसी ने पूछा कि आपने 99 बार आप फेल हुए हो, तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, उसने कहा था कि 99 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 99 धातुओं को इजाद किया है, और भविष्य में वो सारी 99 धातु काम आएंगे समाज के। इसलिए क्योंकि उसे प्रोसेस नहीं पता था, उसे प्रोसेस नहीं पता था कि टंगस्टन बनेगा कैसे, और कैसे वो चमकेगा, कैसे बल्ब में काम करेगा, कैसे ट्यूब में काम करेगा, कैसे उससे प्रकाश निकल सकता है। इसलिए उसने 99 धातुओं को इजाद कर डाला। ये केवल और केवल गतिविधि आधारित प्रशिक्षण का ही एक कारण था। इसलिए अगर बच्चे का आप संपूर्ण विकास चाहते हैं, अगर सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बच्चे को गतिविधि आधारित प्रशिक्षण में डालना पड़ेगा। और इससे एक फायदा मैं अभी कह रहा था कि मान लो क्लास में आप बच्चे को, मॉनिटर को ये कहते हो कि बेटे तुम्हें अनुशासन रखना है, और उसे वो टिप्स नहीं देते कि आपको बच्चों को कैसे अनुशासन में रखना है, तो जब वो अनुशासन में रखने की बात सीखेगा तो 10 तरह की बाधाएं बच्चे उत्पन्न करेंगे, उन्हें कैसे हल करना है वो सब कुछ वही करेगा ना। और फिर भविष्य में आज अगर 30 बच्चों की क्लास को वो समायोजित कर सकता है, व्यवस्थित कर सकता है, तो निश्चित रूप से कल 300 लोगों को भी व्यवस्थित कर सकता है। उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन, वो भाव उत्पन्न हो जाएगा कि लोगों को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। मैं जस्ट धातु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर रहा हूं, मैं आपके जीवन स्टाइल की भी बात कर रहा हूं। इसलिए हमारे शिक्षकों को, हमारे अभिभावकों को बच्चों को गतिविधि आधारित प्रशिक्षण में विश्वास करना चाहिए, और गतिविधि आधारित यानी कि उन्हें प्रोसेस नहीं बताना है, उन्हें बताना है कि इस आसमान में पक्षी उड़ सकता है, हम भी उड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप उसके पूरा देखो कि कैसे उड़ सकते हैं, उसकी पूरी एक कहानी है। सबसे पहले तो मोम के पंख बांध के उड़ा था ना मनुष्य। आज ऐसे भी एयरक्राफ्ट है हमारे पास जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं, कई हजार किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते हैं। वो सब कुछ तभी संभव हो पाया जब हमने गतिविधि आधारित प्रशिक्षण में विश्वास किया। इसलिए लास्ट में मैं अनुरोध करना चाहूंगा तमाम शिक्षकों से कि वो बच्चों को गतिविधि आधारित प्रशिक्षण या अध्ययन कराने में विश्वास करें, और बच्चे को जो उसके अंदर स्किल है उसे बाहर आने दें। एजुकेशन का अर्थ ही है कि उसके अंदर जो कुछ है उसे बाहर आना चाहिए। मैं आज इतना ही आपके साथ चर्चा करना चाहता था। जो कोशिश की है मैंने कि अनुभवात्मक प्रशिक्षण गतिविधि आधारित
अध्ययन और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के बारे में आपको विस्तृत रूप से हम बता सकें तो बताने का प्रयास किया है। इस विषय से संबंधित या किसी अन्य उन विषय से भी संबंधित जो हम अभी तक करीब करीब डिलीवर कर चुके हैं, उससे संबंधित अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसे आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। और आप सभी लोगों ने हमारी बात को इतने ध्यान से सुना। मैं हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और बाद में भी उनके रिमार्क आते हैं और क्वेश्चन आते हैं। मुझे बेहद खुशी होती है कि लोग श्री अरविंदो सोसाइटी के इस कार्यक्रम को इतनी तन्मयता से देख रहे हैं और उससे कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सब का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हमारा सेशंस कंटिन्यूस चलेंगे। हमारे पास जो भी ह्यूमन वैल्यूज या शिक्षा से संबंधित जो भी कुछ है, जो हमने कंटेंट किया है आपसे, आपके साक्षात्कार एक हमारा विषय है जो संपूर्ण विषय है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम सीरियल से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप तक पहुंचेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ बेहतर सीखेंगे, अवश्य सीखेंगे। इसलिए जिसके मन में जो भी जिज्ञासा हो वो मेरे से पूछ सकता है। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर, विनीत बोल रहा हूँ सर। हाँ विनीत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ने जो बताया अभी। मैं थोड़ा सर पीछे जाना चाहूंगा। 2-3 दिन पहले हाँ आपने सर मानव मूल्यों की बात की थी। हाँ मैं क्योंकि आपने कहा और पहले भी आपके साथ हमारी ट्रेनिंग हो चुकी है चीजों पे, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था, तो मुझे सर मस्तिष्क में जो प्रश्न है मैं सोचता हूँ आपके सामने मैं थोड़ा जाहिर करूँ। हाँ सर बिल्कुल। प्रश्न ये आया कि जो मानव मूल्य जो होते हैं सर, वो क्या परवरिश पे निर्भर करते हैं या हमारे अनुभव पर निर्भर करते हैं? कि बहुत बार ऐसा होता है आदमी की परवरिश, अच्छे घर में परवरिश हुआ तो उसके पास मानव मूल्य बहुत सारे उसके निहित ही आ गए। और बहुत बार ऐसा होता होगा सर कि मतलब होता है इनफैक्ट कि मतलब इंसान पैदा भले वैसे घर में नहीं हुआ हो जहाँ पे संस्कार तो हर जगह होते हैं सर, लेकिन कहीं कम कहीं ज्यादा, तो इंसान कभी होता है अनुभव से शायद सीख जाता हो। तो सर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, परवरिश का या अनुभव का? विनीत, आपने सबसे पहला जो जीवन मूल्य के बारे में, हम जीवन यात्रा के बारे में जो सबसे पहला सेशन बिल्कुल। लिया था हाँ वो आपने सुना था नहीं? हाँ, मैं सारे सुनता हूँ सर, ये पर डे। ओके। तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि इनफैक्ट मनुष्य स्वयं, आत्मा स्वयं निर्धारित करती है कि उसे कहाँ पैदा होना है। आज विनीत जिस परिवार में पैदा हुआ है, आज विनीत जिस परिवेश में, जिस धर्म में, जिस जाति में, जिस माहौल में पैदा हुआ है, वो माँ बाप ने निश्चित नहीं किया कि विनीत हमें मिले, बल्कि विनीत ने निश्चित किया है कि मुझे वहां जन्म लेना है। वो किस आधार पर लिया है कि विनीत के पास कुछ विशेष था, जो उसके जीवन यात्रा है तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा मानवीय मूल्य था जो बहुत प्रबल था। और जब वो आत्मा के रूप में ब्रह्मांड में स्थित था तो उसने ये जज किया कि कुछ ऐसा लगता है कि मेरे टाइप का माहौल इस माँ के साथ मिल सकता है, इस पिता के साथ मिल सकता है, इस धर्म जाति के साथ मिल सकता है, इस वातावरण में मिल सकता है। तो हम उसी आधार पे अपना निर्धारण करते हैं अपने जन्म का। इट मीन्स जो मानवीय मूल्य है वो मानवीय मूल्य तो हमारे साथ है, हमारी जीवन यात्रा के साथ। कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, तो बहुत अच्छे से शायद गरीबी भी देख पाया, इसलिए इतने गरीब परिवार में जन्म ले लिया कि उससे ज्यादा गरीब नहीं हो सकता था। रोज कमाना, रोज खाना पड़ता था, लेकिन उसका जो तत्व था, जो उसका मानवीय मूल्य था, वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए आज संसार के 100 लोगों में कबीर आता है जिन्होंने धर्मांधता के खिलाफ दृढ़ता के साथ अपनी बात कही, और इतने साधारण शब्दों में कही, इतने साधारण शब्दों में कही कि उससे साधारण शब्द कुछ नहीं हो सकते, लेकिन इतनी गहरी बात कह गए कि उससे गहरी बात कोई कुछ नहीं हो सकती। जैसे मैं एक उदाहरण जो बहुत प्रिय है, जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसमें मेरे पिता कट्टर आर्य समाजी थे, मूर्ति पूजक नहीं रहे। वो स्वामी दयानंद के भक्त थे। वो सोचते थे, उनकी सोच थी कि
अगर भारतवर्ष से धर्मांधता दूर हो जाए तो हिंदू धर्म बहुत उन्नति तक पहुंच सकता है। और मेरी माँ अनपढ़ थी और सनातनी थी, इसलिए वो सब पूजा पाठ करते थे जो सनातनी लोग करते हैं। तो मेरा जन्म ऐसे परिवार में पैदा हुआ। तो मेरी जो दादी थी वो बहुत संघर्ष में लाइफ उन्होंने जी। उनके पति की डेथ 19 वर्ष में हो गई थी और मेरे पिता गर्भ में थे जब उनके पति की डेथ हो गई थी। यानी कि मेरे पिता अपने पिता के मरने के बाद पृथ्वी पर आए। तो आप समझ सकते हो कि एक माँ के लिए कितना संघर्षपूर्ण लाइफ रही होगी। तो वो बहुत अनुभवी महिला थी। तो वो जो सुनाती थी वो कहती थी कि बालक मांगे गुड़ की काकर, बुढ़िया उसको डांटे है, और ये पाथर इसका फूफा लागे भर भर भेली बांटे है। इसका अर्थ ये है, कबीर क्या हुआ है जो मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी 5 साल 7 साल की उम्र। तो इसका अर्थ यह है कि भेली मतलब 2.5 किलो गुड़ का एक पिंड बनाते हैं उत्तर प्रदेश में। एक 5 किलो का बनाते हैं, एक 2.5 किलो का, उसे भेली बोलते हैं। तो मंदिर में जा रही है बुढ़िया उस भेली को लेके, उसके पीस तोड़ रखे हैं छोटे 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 छोटे। लेकिन बुढ़िया सोच रही है कि पहला पीस ईश्वर पे चढ़ाऊंगी तब किसी को बांटूंगी या दूंगी। बीच में एक गरीब बच्चा मिल जाता है, वो कहता है कि अम्मा एक डली मुझे भी दे दो ना, एक पीस मुझे भी दे दो। तो बुढ़िया उसे डांटती है। बुढ़िया उसे डांटती है कि अभी तो ईश्वर पे भी नहीं चढ़ा है, अभी तो मैंने ईश्वर पे भी नहीं चढ़ा है, तुझे कैसे दे दूं? और उसे नहीं देती है। वो रो के रह जाता है, मंदिर में चली जाती है वो। और वहाँ पंडित जी कहते हैं कि ये बाहर नहीं बांट सकते आप इसे, पूरी भेली जो है आपको ईश्वर पे चढ़ानी पड़ेगी। और वो पूरी की पूरी भेली 2.5 किलो गुड़ वो ईश्वर पे चढ़ा देते हैं, उस मूर्ति पे चढ़ा देते हैं जो पत्थर की बनी है। तो कबीर ने कितनी सुंदर बात कही है कि बालक मांगे गुड़ की काकर, बुढ़िया उसको डांटे हैं, और ये पाथर इसका फूफा लागे भर भर भेली बांटे। ऐसी गंभीर बात तो कबीर ने कही, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि कबीर के जो मानवीय मूल्य थे वो खत्म हो गए थे। गरीब हालत में भी पैदा हुआ, एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां पैसा नहीं था, रोज खाना था, रोज कमाना था। कबीर को अगर आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो कबीर दुनिया का एक अनोखा व्यक्ति था। ऐसा अनोखा व्यक्ति था जो बहुत कम पैदा होते हैं संसार, ऐसा व्यक्ति था कबीर। तो जो आपका प्रश्न है कि क्या मानवीय मूल्य यहाँ आके डेवलप होते हैं? हाँ, डेवलप तो होते हैं, डेवलप हो सकते हैं, लेकिन मानवीय मूल्यों के साथ हम पैदा होते हैं। और मानवीय मूल्य सारे जितने भी दुनिया के मानवीय मूल्य हैं जो मानवता का आधार है, वो सब कम और ज्यादा मात्रा में हमारे साथ आते हैं। करुणा, दया, सहानुभूति, सब हमारे साथ। लेकिन उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा मूल तत्व होता है जो हमारा विशेष होता है, जिसे हम प्रिय, हमारे लिए वो प्रिय होता है, जिसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, जिसके प्रति हम आस्था विश्वास रखते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, वही हमारा अस्तित्व कहलाता है। इसलिए आपका जो प्रश्न है वो मेरा उसका आंसर ये है कि आपके मानवीय मूल्य तो जन्मजात आपके साथ होते हैं, लेकिन जो वातावरण है, जो आपका परिवेश है, जो आपकी शिक्षा है, जो आपके नियम जिन्हें धर्म कहते हैं, अगर वो हैं घर में, वो सब जो है उसे डेवलप करते हैं, वो डेवलप कर सकते हैं, वो डेवलप हो सकता है। इसलिए मानवीय मूल्यों को डेवलप किया जा सकता है। इसीलिए हमने मानवीय मूल्य शिक्षा में हम बात करते हैं कि शिक्षा में मानवीय मूल्य जरूर होने चाहिए। इसलिए हम बात करते हैं कि शिक्षा का आधार भी मानवीय मूल्य होना चाहिए। मानवीय मूल्यों के बगैर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी परवरिश, आपकी शिक्षा आपके मूल्य, मानवीय मूल्यों को नष्ट कर दे, ऐसा संभव नहीं। जो मानवीय मूल्य हैं वो बरकरार आप में रह सकते हैं, बरकरार रहते हैं। हाँ, उन्हें और पीक पे पहुंचाना है और डेवलप करना है तो निश्चित रूप से वैसी शिक्षा और वैसी परवरिश की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय मूल्यों को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन मानवीय मूल्य हमारे जन्म के साथ हमारे साथ। तो संदेह अगर रह गया तो बहुत सरलता सर आपने समझा दिया, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर नमस्ते सर, मैं तपन डका बोल रहा हूँ सर, असम से। हाँ बोलिए। जी सर, being an English teacher, हाँ I find most of the time challenging regarding what you just shared, the experimental learning, हम्म, जो अनुभव की शिक्षा होती है. So we find it easier regarding Hindi or Assamese, हाँ but it is देखो challenging regarding English language teaching with our students. So इसमें हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बेहतर कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ? देखो मान्यवर गुरुजी, आप अगर श्री अरविंदो सोसाइटी ने पूरे भारतवर्ष से करीब 600 आइडियाज प्राप्त किए हैं, 600, और आज उन 600 जो नवाचार हैं उन्हें 14 भाषाओं में 14 लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट कराया है। ठीक, तो आप मुझे एक मेल लिखिए, असम में उर्सला से आप बात कर सकते हैं या किसी भी ट्रेनर से हमारे बात कर सकते हैं, आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी। आप इंग्लिश अधिगम बच्चों में किस तरह से बेहतर किया जा सकता है उसके बारे में जो भी कुछ होगा वो सारा कंटेंट आपको हम निश्चित रूप से भेज देंगे। ओके, थैंक यू सर। और मैं एक मोटा सा उदाहरण आपको जरूर देना चाहता हूँ। वो मोटा सा उदाहरण ये है कि मान लो कुर्सी आपके पास है ना, इन, अंडर, ऑन, सब कुर्सी पे बैठा के, पीछा खड़ा करके, साइड में खड़ा करके वो सब बच्चे को आप सिखा सकते हो ना? कुर्सी के साथ खड़ा करके साइड में उसे सिखा सकते हो कि इसे क्या कहते हैं। कुर्सी पे बैठा के उसे ऑन की बात कर सकते हो, कुर्सी के अंदर घुसा के उसे अंडर की बात कर सकते हो, कुर्सी के पीछे खड़ा करके उसे बिहाइंड की बात कर सकते हो। तो कुर्सी आपके पास है, बच्चा आपके पास है। मैं जस्ट एक छोटा सा उदाहरण दिया आपको, तो बहुत सारे शब्दों का ज्ञान आप उससे करा सकते हो। दैट इज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है उसी के आधार पे हम निश्चित रूप से बच्चे को अगर कुछ भी सिखाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर सीख पाएगा। तो हमारे पास जो भी सोर्सेज हैं, जो अवेलेबल सोर्सेज हैं, उसके आधार पे ही हम बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा सा कठिन है, उस साइंस में ज्यादा हम बेहतर सिखा सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। हम अगर कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे साधन मिल जाएंगे जिनके आधार पे हम उसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के आधार पे उसे कुछ सिखा सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अशोक सर नमस्कार, मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछिए। सर मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ और 6 to 8 के बच्चों को। सर अक्सर ये कहा जाता है कि वैल्यूज आर कॉट एंड नॉट टॉट, यानी कि मूल्यों को आप खुद रोल मॉडल बन जाओ, बच्चे उससे वैल्यूज ग्रहण कर लेंगे और सिखाने के अलग से आप उसको पढ़ा नहीं सकते। और जो है मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वैल्यू टीचिंग नहीं है। तो अभी वो वाला जो एक मॉडल हुआ करता था कि वैल्यू एजुकेशन का एक पीरियड हुआ करता था, वो अब खुल करके थोड़े थोड़े फॉर्म में हर एक में कुछ भाग में चला गया है। किंतु आप समाज में देखें तो वैल्यूज का स्तर कितना नीचे चलता चला जा रहा है। तो क्या आपका इसके बारे में शिक्षकों को क्या आप मैसेज देंगे कि वैल्यू एजुकेशन स्कूल में कॉन्शियसली हम पढ़ाएं एज ए वैल्यू एजुकेशन, जिसके लिए हम तवज्जो दें और डिस्कशंस करें, या जिस तरह से हम चल रहे हैं विषयों में थोड़ा थोड़ा मिश्रण करके और जो हम खुद रोल मॉडल बन जाए और बाकी बच्चे हमें देख के ही सीख लें? तो आप इसके बारे में शिक्षकों को क्या संदेश देंगे? देखो मैम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किस सेशन में मैंने गांधी की कहानी सुनाई थी, आप उसमें उपस्थित थे या नहीं थे? आप उपस्थित थे? मैंने सर गांधी नहीं, वो सौभाग्य नहीं रहा मेरा। आप अभी सुना दें तो हम सभी लोग बहुत अनुग्रहित होंगे। हाँ, मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक वृद्धा अपने पोते के साथ गांधी जी के पास आई। मैं थोड़ा संक्षिप्त में उस लय में नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम खर्च होगा, लेकिन मैं कहानी आपको जरूर सुनाना चाहता हूँ। और उसने गांधी जी से कहा कि जो ये मेरा पोता है ना कंधे पे, इस पे माँ बाप नहीं है, मेरे इसका लालन पालन करती हूँ, और दिक्कत मेरे साथ ये है कि सुबह से शाम तक गुड़ खाता है।
इसके बैग में भी गुड़, बिस्तर में भी गुड़, हर जगह गुड़ मिलता है। मैं कितना भी छिपा के रखूं ये खोज लेता है और गुड़ निकाल के खा जाता है। गुड़ तो आप समझते हैं ना। तो और मुझे किसी ने बताया कि गांधी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, वो इस बच्चे को समझा देंगे तो ये बच्चा मान जाएगा। इसलिए मैं आज कंधे पे बैठा के 4 किलोमीटर दूर से इसे अपने कंधे पे बैठा के लेके आई हूँ। आपसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। उसने उस वृद्धा की आंखों में देखा और उसने कहा कि बहन 1 हफ्ते के बाद आना, मैं इसे समझाऊंगा। वृद्धा ने सोचा कि गांधी जी कुछ पढ़ेंगे, कुछ ज्ञान अर्जित करेंगे, कुछ उपदेश लिखेंगे, कुछ तरकीब सोचेंगे, शायद उसके लिए वो 1 हफ्ते का समय मांग रहे। वो वापस घर चली गई 4 किलोमीटर नंगे पैर, कंधे पे बैठा के पोते को। और 1 हफ्ते के बाद जब आई तो उसने गांधी जी से कहा कि गांधी जी 1 हफ्ता पूरा हो गया, मैं आ गई। और गांधी जी ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रख के कहा कि बेटे गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, गुड़ जो है नुकसान करता है, पेट में कृमि पैदा कर देता है, हमें बहुत नुकसान करता है ज्यादा गुड़, कम गुड़ खाना चाहिए। और गांधी जी चुप हो गए। वृद्धा को गुस्सा आ गया, वो फट पड़ी और उसने गांधी जी को खूब भला बुरा कहा कि अगर ये 2 शब्द ही कहने थे, अगर ये 2 ही शब्द कहने थे तो 1 हफ्ते पहले जब मैं आई थी 4 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ, कंधे से ये उतरता नहीं है, जूता भी नहीं है मेरे पास, तो तभी कह देते 4 शब्द। ये 4 शब्दों के लिए मुझे दोबारा बुलाया, 1 हफ्ते का समय लिया। क्या है ये नाटक? काहे का गांधी है तू? जो उसके मन में आया वो सब कुछ कहा। तो गांधी जी ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि बहन उस दिन मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था और इस 1 हफ्ते में मैंने कम गुड़ खाना शुरू किया है, इसीलिए आज मेरे शब्दों की सार्थकता है, सत्यता है, प्रभाव हो सकता है। उस दिन मेरे शब्दों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि मैं भी ज्यादा गुड़ खाता था। तो मेरे पिता भी शिक्षक थे। अगर आज मैं नेशनल लेवल पे खड़ा हूं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पिता एक आदर्श शिक्षक थे, प्राइमरी में शिक्षक थे। उन्होंने 42 वर्ष एक ही गांव में अध्यापन कराया। 42 वर्षों तक एक ही गांव में उन्होंने, सबसे पहले वो प्राइवेटली पढ़ाना शुरू किया होगा, फिर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसी गांव में स्थापना हो गई। पूरा जीवन जिसका बाबा पढ़ाया उसका पोता पढ़ाया। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें जो आज हम में आई वो अनकहे और कहे हम में आत्मसात हो गई। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, उनकी डेथ 95 वर्ष में हो गई, 95 कंप्लीट 95 वर्ष। जिस पूर्णमासी को पैदा हुए पूर्णमासी को उन्होंने देहांत किया, तो करीब 95 वर्ष जिए। तो अंतिम समय में मैं उनके पास था, तो मैंने उनसे पूछा कि इस दुनिया के और समाज के ऋण से उऋण होने का कोई रास्ता है? तो उन्होंने एक ही बात कही थी जो आपको शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि उन्होंने कहा कि इस समाज के ऋण से उऋण होने का एक ही रास्ता है अशोक, और वो है कि समाज के लिए शिक्षा में कुछ करके जाना। बहुत बढ़िया। और मुझे 40 साल इंतजार करना पड़ा शिक्षक बनने के लिए। 40 वर्षों तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहा और प्रतिदिन ये सोचता था कि कब रिटायरमेंट हो और कब मैं शिक्षक बनूं। क्या बात जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक हैं वो बहुत सौभाग्यशाली नहीं है। मुझे जो कुछ मिला 40 साल इंतजार करने के बाद मिला, उन्हें तो 25 साल में मिल गया। इसलिए अगर वो चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो ये स्वीकार करें, जो मैं अभी एक वेबिनार हुई थी इंडिया लेवल पे, उसमें जो स्टार्टिंग में मैंने बोलने का प्रयास किया, उसमें एक ही बात कही थी कि शिक्षक से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। ये उसे स्वीकार करना पड़ेगा और ये समाज को भी स्वीकार करना पड़ेगा, शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। समाज और को कैसे करवाएं सर? समाज आपके, वही मैं बात कर रहा हूं। और सरकार को भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि प्राइमरी का शिक्षक कर्मचारी नहीं है, वो शिक्षक है, क्योंकि वो नींव का पत्थर है इस समाज की, इस हमारे देश के लिए। तो सरकार को भी, समाज को भी और शिक्षक को भी, तीनों को
उसे अपना आत्मसम्मान बरकरार रखना है, शिक्षक को, समाज को उसका सम्मान करना है और सरकार को उसे शिक्षक का सम्मान देना है, शिक्षक के स्थान पे रखना है, कर्मचारी नहीं बनाना है। बहुत अच्छा, ये बात बहुत अच्छा, उस बहुत अच्छा। वेबिनार में मैंने कहा था, जिसमें सारे भारतवर्ष के जो स्टेट के सेक्रेटरी लेवल के लोग थे वो भी जुड़े थे। तीनों को ये संदेश देना चाहता हूं। तो आज मैं ये बात आपके क्वेश्चन के बारे में कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि बच्चा योग बन जाए बिना कुछ बहुत प्रयास किए, तो केवल अपने को आदर्श साबित कर दो आपके। और एक बात और मैं आपके साथ आज बताना चाहता हूं, जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षक बहुत प्यार करता है, बहुत सम्मान करता है उनका, अपने पास जो है सब बांट के देना चाहता है, उन्हें चाहता है कि सब योग बने, उन सब शिक्षकों के बच्चे 100% योग बनते हैं। और जो शिक्षक केवल शिक्षक की खाना पूर्ति करता है, उसके बच्चे, शाप नहीं दे रहा हूं, ये मत समझना कि कोई शाप दे रहा हूं, लेकिन ये अनुभव बता रहा हूं कि उनके बच्चे नाकाराई होते हैं, क्योंकि वो दोहरे व्यक्तित्व में नहीं जी सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्कूल में तो केवल कर्मचारी की तरह काम करे और घर में जो है पापा बन जाए, आदर्श पापा बन जाए, आदर्श, संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जो उसका स्कूल में व्यक्तित्व है वो उसके घर में भी व्यक्तित्व रहेगा। अगर उसके विद्यार्थी लायक बनेंगे तो बच्चे लायक अवश्य बनेंगे, अगर विद्यार्थी नालायक बनेंगे तो बच्चे सबसे पहले नालायक बनेंगे। इसलिए हे शिक्षकों, अगर आप चाहते हो कि अगली पीढ़ी बहुत बेहतर हो और उस अगली पीढ़ी में मेरे बच्चे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े हों, तो आपको एक आदर्श शिक्षक तो बनना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि मोरल वैल्यूज की बात, ये सरकार मोरल वैल्यूज खत्म भी कर दे। मैंने एक दिन पढ़ रहा था कि एक बुक होती थी मोरल वैल्यूज की, उसे डिफरेंट हिस्सों में बांट दिया गया है या कम कर दिया गया है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोरल वैल्यूज तो शिक्षक अपनी, अब हमारी दादी, अभी मैं अपने उसमें सेशन में कह रहा था कि मेरी दादी मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। जैसे मैं अपने कभी भी किसी मंच पे एक बात कहता हूँ, वो आज भी रिपीट करना चाहता हूँ कि मेरे फादर तो शिक्षक थे, लेकिन मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी। लेकिन आज अगर मैं 12 से 14 घंटे काम करता हूं तो वो पिता की वजह से नहीं करता, उन्होंने संस्कार दिया, एजुकेशन दिए, सब कुछ दिया, लेकिन जो कर्मठता है 12 से 14 घंटे काम करने की और 65 साल की उम्र में भी जवान रहने की जो है, वो कर्म के आधार पर ही है, वो मेरी माँ से मिला। क्योंकि सुबह जब मेरी माँ वो आटा बनाती थी चक्की पे, पहले हाथ से ही चक्की पीसी जाती थी, उससे आटा बनाया जाता था। तो हमारे यहाँ लालटेन ही हुआ करती थी, तब बल्ब भी नहीं थे, तो एक लालटेन जला के वो सुबह सुबह हमें उठा देती थी और साथ बताती थी कि पढ़ो। वहां से शुरू बात हुई और आज भी हम 5 बजे उठ जाते हैं, ऑटोमेटिकली 5 बजे से पहले ही आंख खुल जाती है, वो माँ की देन है। और 5 बजे आदमी उठ जाता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, घंटे 2 घंटे तो अपने लिए भी जिएगा ना, व्यायाम करेगा, मेडिटेशन करेगा, योग करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो वो माँ की देन है। माँ अनपढ़ थी, शब्द नहीं थे उसके पास, लेकिन उन्होंने अपने मनोभाव से ये बात क्रिएट कर दी। ऐसे ही कोई भी शिक्षक अपने मनोभाव से कर सकता है कि मोरल वैल्यूज किताब में लिखे और हम उन्हें पढ़ाएं और कहानी पढ़ाएं, उस सब की आवश्यकता नहीं है। कहानी तो आपके मन में होनी चाहिए। आपकी जिंदगी की, अपनी जिंदगी की कहानी अगर बच्चों को ज्यादा सुनाओगे, जिसे हम सम प्रकटीकरण के रूप में कहते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा ज्यादा प्रभावित होता है और ज्यादा बेहतर बच्चा बनता है। इसलिए मैं शिक्षक पूजनीय है, पूजनीय मैं देखना चाहता हूँ। श्री अरविंदो सोसाइटी पूरा प्रयास कर रही है कि शिक्षक को स्थान मिले जो उसका स्थान है, लेकिन उसमें शिक्षकों को भी सहयोग करना पड़ेगा, शिक्षकों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको, चाहे वो समाज हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, हम सबसे लड़ेंगे शिक्षक के सम्मान के लिए, शिक्षक से लड़ेंगे उसके आत्मसम्मान के लिए। सर, मैं साक्षी रही हूँ आपके प्रयास की, जो आपने दिल्ली में इतना महान यज्ञ किया था और सब पूरा भारत एक हॉल में आपने इकट्ठा कर दिया था, सारे शिक्षक वहाँ थे, और मुझे नहीं लगता कि उसमें खड़ा रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस दिन को कभी भी जीवन में भूल पाएगा। और आपके मुखारविंद से हमने तभी भी सुना था इतने प्रेरणादायक वचन, और आज भी सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ठीक है, हमारा समय हो गया और सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े थे मैं उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जुड़ने वाले शिक्षकों की और शिक्षाविदों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब 2-4 दिन के बाद मैं अपना देखता हूँ कि कितने दर्शक हो गए, तो वो गुणों की इस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ह्यूमन वैल्यूज पे हम एक बात कहना चाहते थे अपने तमाम ट्रेनर से और तमाम शिक्षकों से, वो बात हमारी पहुंच रही है और मुझे पूरी आशा है कि अगर ये बात पहुंच रही है तो निश्चित रूप से उनका सबका जीवन में भी बदलाव आएगा। और हम ये चाहते हैं कि शिक्षक अपने जीवन में बदलाव लाए जिससे अगली पीढ़ी को बदल सके और अगली पीढ़ी से भारतवर्ष को बदल सके। इस भावना के साथ, इस आशा के साथ कि एक दिन हम सब मिलके एक बेहतर भारत बनाएंगे, एक बेहतर भारत बनाएंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।